नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। और एक नए व्याख्यान के साथ मैं पुनः आपसे जुड़ रहा हूँ। पहले के जो दो कंटिन्यूस जो व्याख्यान हुए हैं वो नारीवादी जो विचारधारा है, नारीवादी जो आंदोलन है, उनसे जुड़े हुए थे। और आज का जो हमारा तीसरा व्याख्यान है वो तीसरे व्याख्यान के साथ ही जो नारीवादी पूरा एक इकाई थी, पूरा टॉपिक था, पूरा प्रकरण था, उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। तो आज हमारा नारीवाद से जुड़ा हुआ तीसरा व्याख्यान है और तीसरे व्याख्यान का जो शीर्षक है वो मैंने पहले से ही मेंशन करा है, नारीवादी आंदोलन मुख्य लहरें। कल जो पहले वाला व्याख्यान था उस व्याख्यान में मैंने आपको नारीवादी जो आंदोलन है उसके विभिन्न जो प्लेटफॉर्म हैं, समाजवादी, रेडिकल, लिबरल, सबको मैंने बताया था। तो आपको समझना है कि नारीवादी आंदोलन मुख्य लहरें। और कल का जो हमारा प्रकरण था जो पहले हुआ है उसका शीर्षक था मुख्य नारीवादी आंदोलन मुख्य धाराएं। तो अपने को अंतर करना है स्ट्रीम और वेव्स में। आज जो वेव्स हैं इसकी वो वेव्स देखेंगे कि कब कब ये आंदोलन है, ये सक्रिय रूप से हमारे सामने आया है और कैसे कैसे इसका विकास हुआ है, कौन से कालखंडों में किस तरह की मांगें इस आंदोलन के माध्यम से उठाई गई हैं और कहाँ कहाँ पर ये आंदोलन कौन से दशक में मुखर हुआ है, कौन से कारण रहे हैं, ये आज हम मुख्यतया इस व्याख्यान में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमें देखना है कि जो नारीवादी आंदोलन है उसकी तीन प्रमुख जो लहरें हैं, तो तीन इसके चरण हैं, अब तक के जो विकास के इसके चरण हैं तीन, उनको हमें मोटे तौर पर समझना है। तो आज के व्याख्यान में जो पहला सब टाइटल है, इसका पहला जो उप प्रकरण है इस व्याख्यान का, वो है नारीवाद की प्रथम लहर। प्रथम लहर नारीवादी जो आंदोलन है, नारीवादी जो विचारधारा है और जो आंदोलन शुरू हुआ है उसका जो प्रथम लहर के नाम से इसको हम बोलते हैं। नहीं, पहली बार मुखर रूप से पूरी दुनिया के सामने जब नारीवाद ने अपनी अभिव्यक्ति दी, नारीवाद ने अपनी डिमांड्स रखी, अपनी मांगें रखी, तो वो कौन सा कालखंड था, कौन कौन से ऐसे नारीवादी लेखक हैं, कौन से क्षेत्र थे जहाँ पे ये फैला, कौन सी डिमांड्स थी इनकी, ये हमें देखना है। तो मोटे तौर पर हमें इतिहास की बुक्स से ये मालूम होता है कि 1850 से लेकर लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर उसके अंत तक या 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों तक इसका कालखंड रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1850 से लेकर 1920 तक की जो घटनाएं हैं नारीवादी आंदोलन में, उन घटनाओं को हम प्रथम वेव, प्रथम लहर के रूप में देखते हैं। तो एक तो हमें कालखंड को ध्यान रखना है। तो ये कालखंड है 1850 से 1920 तक, ये हमें मानना है। 1920 तक में इसमें विकास हुआ है इसका। देखिए, इस तरह का जो नारीवाद है ये मोटे तौर पर उदारवादी नारीवाद के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लेखक हुए हैं वो अधिकतम जो लेखक हुए हैं वो नारीवादी हैं और जो आंदोलन करते हैं वो भी नारीवादी उदारवादी सोच के हैं, जो नारीवादी बने हैं फिर बाद में। ठीक है, हमें देखना है कि प्रथम लहर जो उठी थी नारीवाद की मांग से जुड़ी हुई, उस प्रथम लहर का जो प्रमुख कारण था वो कारण था औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है इंग्लैंड में, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में होने के फलस्वरूप क्या हुआ है, वहाँ पे शहरों का विकास हुआ है और वहाँ पे कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि होती है। कामकाजी महिलाओं का मतलब है पहली बार महिलाएं हैं वो इस क्रांति के फलस्वरूप घर से निकलकर बाहर सार्वजनिक जो स्थान है, सार्वजनिक जो मंच हैं, कल कारखाने हैं, जो कार्यालय हैं, संगठन हैं, उनमें कार्य के लिए निकलती हैं। तो यहाँ से इसका आगाज होता है, प्रारंभ होता है। देखिए, हमें इसके बारे में ये समझना कि प्रथम जो लहर थी नारीवाद की वो विश्वव्यापी थी। ऐसा नहीं है कि कहीं यूरोप में ही फैली हो, बल्कि अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं वहाँ तक भी ये डिमांड्स, नारीवादी जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो गई थी। ये हमें देखना है। मुख्यतः मैं बात कर लूँ इस आंदोलन के माध्यम से, तो वोटिंग राइट्स मांगे गए थे। एक तो सबसे अधिक आपको ध्यान देना है, ये इतना मुखर नहीं था। प्रथम लहर थी वो इतनी तीव्र नहीं थी, इतनी आक्रामक, अग्रेसिव नहीं थी। तो इसमें एक तो नारी के लिए, महिलाओं के लिए समान वोटिंग राइट्स की डिमांड्स की गई थी। दूसरा मैं बात कर लूँ इक्वल एजुकेशन, समान शिक्षा की बात करी गई थी कि समान शिक्षा मिले, क्योंकि ये जो कालखंड है, इस कालखंड में दुनिया के किसी भी हिस्से में इतनी सशक्तिकरण, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी एजुकेशन मिल रही थी। लीगल राइट्स की बात करी गई थी कि जो लीगल राइट्स हैं और विशेष रूप से जो संपत्ति संबंधी अधिकार हैं उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी हो, तो कानूनी अधिकारों की बात करी गई थी मोटे तौर पर। लेकिन इस प्रथम लहर की जो सफलता है, उस सफलता को हम देखते हैं जो मताधिकार मिला है पूरी दुनिया में या यूरोपीय देशों में, उससे जोड़कर हम देखते हैं। प्रमुख जो इसकी सफलता, अगर इस चरण की हम बात कर लें तो प्रमुख सफलता ये रही कि इस आंदोलन के फलस्वरूप, प्रथम लहर के फलस्वरूप, इन डिमांड्स के फलस्वरूप क्या हुआ है
कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो मिले हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, पहले वाले व्याख्यान में बताया है कि 1920 में यूएसए में भी मताधिकार मिल गया था। इसी प्रथम लहर का परिणाम था कि 1920 तक के एंड तक महिलाओं को मताधिकार मिल गया था। अगर इस लहर की मैं प्रमुख नारीवादी जो चिंतक हैं, विचारक हैं, उनकी बात करूं तो इसमें एक नाम आएगा, साइमन द बोवार। साइमन द बोवार नाम इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें इसको। इस प्रथम चरण में साइमन द बोवार, ये एक फ्रेंच महिला है और फ्रेंच नारीवादी है, और इनकी एक पुस्तक आई थी 1949 में। साइमन द बोवार की जो पुस्तक आई है वो आई है 1949 में, और पुस्तक का नाम था द सेकंड सेक्स। सेकंड सेक्स, आप समझ सकते हैं कि सेकंड सेक्स का यहाँ पे जो मतलब है वो है दूसरा लिंग। अगर मैंने आपको पहले वाले व्याख्यान में सेक्स और जेंडर का जो डिफरेंस समझाया है वो उसी पे डिपेंड है ये पुस्तक। तो साइमन द बोवार की जो पुस्तक है द सेकंड सेक्स, उसके बाद में काफ़ी हलचल मचती है एक तरह से। यद्यपि पुस्तक 1949 में ही है, लेकिन साइमन द बोवार का जो काल है 1920 का काल ही है। तो ये भी एक उदारवादी अभिव्यक्ति है। इसमें हम देखते हैं कि जो सेकंड सेक्स पुस्तक थी, इसमें बड़े पैमाने पर जो महिला शोषण है उसको परिभाषित किया गया था। और भारतीय संदर्भ में हमें ध्यान देना है इसमें कि प्रभा खेतान का नाम देना है यहाँ पे। प्रभा खेतान ने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया हमारे सामने, और भारत में ये स्त्री उपेक्षिता के नाम से, ये कंपटीशन के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि साइमन द बोवार है, उसकी पुस्तक द सेकंड सेक्स का जो हिंदी अनुवाद है तो किसने किया, तो स्त्री उपेक्षिता के नाम से प्रभा खेतान है, उसने इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। देखिए साइमन द बोवार है, उसका जो एक उद्घोष वाक्य है पूरा महिलावादी या नारीवादी जो आंदोलन उनको लेकर, जो उद्घोष वाक्य है उसका ये है कि महिलाएं पैदा नहीं होती हैं बल्कि बनाई जाती हैं। जो स्त्रियां हैं वो पैदा नहीं होती हैं बल्कि बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब हो गया जो जेंडर आधारित जो शोषण है उसके विभिन्न तरीकों का विरोध किया है। पुस्तक में जो साइमन द बोवार है उसने विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये बताया है, विभिन्न अलग अलग सोसाइटियों में किस तरह से महिला का निर्माण होता है। तो वो बताती है कि वास्तव में महिला है उसको तैयार किया जाता है, वो पैदा नहीं होती है। तो पुरुष प्रधान जो पैट्रियार्की है वो अपने स्वार्थों के लिए, अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक महिलावादी सोच को निर्मित करते हैं और परिवार जैसी संस्थाओं में ही महिलाओं को उलझा के रखते हैं। तो ये थी प्रथम लहर। अब मैं बात करूंगा दूसरी लहर की। तो द्वितीय जो लहर है वो कब शुरू होती है? द्वितीय लहर में हमें ध्यान देना है कि जो सेकंड वेव है उसका टाइम है 1960 का दशक। द्वितीय लहर, देखिए 1960 का दशक है। एक निश्चित समयावधि में इसको बांध पाना मुश्किल है, लेकिन 1960 के दशक में एक अलग टाइप की, जो पहले वाली लहर थी उससे अलग हटकर कुछ डिमांड्स की जाने लगी, कुछ बातें यहाँ पे रखी जाने लगी, अलग अलग तरह की बातें हुई। तो 1960 का दशक का मतलब आप समझ सकते हैं कि द्वितीय लहर की शुरुआत जो हुई है वो 1960 के दशक में हुई है। तो ये जो काल है, ये काल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात का काल, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात का काल। और मैंने आपको पहले वाले व्याख्यान में बताया है कि द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात पूरी दुनिया से उपनिवेशीकरण, मतलब उपनिवेशवाद की जो अंत था वो उपनिवेशवाद का अंत हुआ वहाँ पे, और नए नए लोकतंत्रों का उदय हुआ है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात 1960 के दशक में जो ये द्वितीय लहर शुरू हुई है, इस द्वितीय लहर में हमें दो तीन चीज़ों को ध्यान में देना है कि द्वितीय लहर में एक तो ये, यद्यपि प्रथम लहर भी विश्वव्यापी थी, लेकिन प्रथम लहर कहीं ना कहीं जो थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्री थे उसमें ये ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही थी, ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही थी। यहाँ पे क्या हुआ है 1960 के दशक में विश्वव्यापी हो गया पूरी तरह से, और थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं वहाँ पे जो नारीवादी समस्या हैं उनको उठाने का प्रयास भी किया गया है। तो यहाँ पे एक तो नाम बताऊंगा मैं आपको, बेटी फ्रीडन का। बेटी फ्रीडन यूएसए की है। ये बेटी फ्रीडन के बारे में हमें देखना है कि एक तो इसको बेटी फ्रीडन का उपनाम है महिला मुक्ति की जन्मदाता, महिलाओं की मुक्ति की जन्मदाता के नाम से इसको हम बोलते हैं। इनकी पुस्तक थी द फेमिनियन मिस्टिक। द फेमिनियन पुस्तक इंपॉर्टेंट है, मिस्टिक, ये द फेमिनियन मिस्टिक, इसको हमें ध्यान देना है। द फेमिनियन मिस्टिक के माध्यम से बेटी फ्रीडन जो यूएसए की नारीवादी हैं वो ये समझाने में सफल रहती हैं कि जो
यूरोपीय नारीवाद है या पाश्चात्य नारीवाद है या अमेरिकन नारीवाद है, उस नारीवाद में भी महिलाओं के आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भी वो एक नई टर्म लेके आती है कि महिलाएं जो पश्चिमी या जो यूरोपीय देश हैं तथाकथित जो विकसित देश हैं उसमें महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त है, इसके बावजूद भी वो अंदर से कुंठित है, अर्थात उसको सम्मानजनक स्थान परिवार में भी प्राप्त नहीं है और जो सार्वजनिक स्थान है वहां पे भी प्राप्त नहीं है। तो जो महिलाओं की कुंठा है, उन कुंठाओं को इस पुस्तक के माध्यम से बेटी फ्रीडन है वो पूरी दुनिया के सामने रखती हैं। इसके साथ ही मैं अगर बात कर लूँ तो हीगल का एक विचार था महिलाओं के बारे में। हीगल जो आदर्शवादी थे, उनका जो विचार था वो था कि महिलाएं हैं उनको परिवार तक समेटते थे, केवल और केवल परिवार के बाहर उनको कोई अनुमति नहीं थी। तो मैं ये मान सकता हूँ कि हीगल ने परिवार, प्रजनन और मातृत्व इसी में महिला को कैद कर दिया था और ये प्राइवेट महिला के रूप में उसको चिन्हित किया कि प्राइवेट महिला यानी परिवार के अंदर की जो महिला है वो प्रजनन, परिवार और मातृत्व है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीगल के इस विचार को चुनौती मिली है। जेम्स स्टरबॉर्ने ने हीगल के इस विचार को चुनौती प्रदान की इस युग में और ये कहा कि महिला है, उसका जो वो महिला है वो न केवल प्राइवेट है बल्कि पब्लिक भी है। और पब्लिक महिला और प्राइवेट महिला यानी महिला के जो परिवार में जो भूमिकाएं हैं वो और जो सार्वजनिक स्थान है वहां पे जो भूमिकाएं हैं उनमें क्या होना चाहिए, सह अस्तित्व होना चाहिए, महिला को दोनों जगह एग्जिस्ट करना चाहिए। ये विचार दिया जेम्स स्टरबॉर्ने ने। तो हीगल का जो ये विचार था प्राइवेट महिला, वो भी यहाँ पे खतरे में पड़ गया था। इस काल की मैं बात कर रहा हूँ। एक दूसरी पुस्तक आई थी दूसरी पुस्तक के रूप में हमें देखना है, नोआमी वुल्फ की पुस्तक है द ब्यूटी मिथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोआमी वुल्फ पुस्तक का नाम है द ब्यूटी मिथ। इस पुस्तक के माध्यम से नोआमी वुल्फ ने यह बताया है कि किस तरह से महिलाओं को बड़ी साजिश के तहत केवल और केवल एक सौंदर्य शास्त्र में फंसा के रख दिया गया है, अर्थात उसकी सुंदरता को स्थान देकर ही उसके जो अन्य स्थान है उसको सुंदरता तक ही केंद्रित कर दिया गया है। उसको इस तरह से तैयार कर दिया गया है कि महिला केवल अपनी सुंदरता, साज सज्जा, सौंदर्य शास्त्र में ही लगी रहे, बाकी वो कोई भी किसी भी टाइप के जो अधिकार है उनकी बात नहीं करे। तो नोआमी वुल्फ की ये पुस्तक है द ब्यूटी मिथ। इस ब्यूटी मिथ ने भी नए तरह के नारीवाद को जन्म दिया। और मैं बात कर लूं, अगर मैंने आपको जो स्ट्रीम्स बताई थी उसमें मैंने एक उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद बताया था। तो उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद है वो द्वितीय लहर के रूप में, जो नारीवाद की जो 3 लहरें उसमें द्वितीय लहर के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है क्योंकि उत्तर औपनिवेशिक जो नारीवाद है उसकी समस्याएं हैं वो डिफरेंट है। अब मैं बात कर लूं तृतीय लहर की। तो नारीवाद की जो तृतीय लहर है, ये जिसको हम आधुनिक लहर भी बोलते हैं, कुछ जो समाज विज्ञानी और जो राजनीति विज्ञानी हैं वो भी चतुर्थ लहर की बात भी करते हैं, लेकिन हम मोटे तौर पर केवल 3 लहरों की बात करेंगे। और जो तृतीय लहर है वो भारतीय संदर्भ में हमें देखनी है। तृतीय लहर में देखिए 2-3 नाम हमें याद रखने हैं। एक तो हमें ये देखना है कि इसकी जो शुरुआत होती है वो 1990 के दशक से होती है। 1990 के दशक के पश्चात का जो नारीवाद है उसको हम बोलते हैं तृतीय लहर या थर्ड वेव। एक तो देखो बेटी राबाका वाकर, इसका नाम आपको याद रखना है, बेटी राबाका वाकर। बेटी राबाका वाकर ये एक नारीवादी है। बेटी राबाका वाकर के प्रयासों से ही हम जो दूसरी जो इसकी लहर थी उस लहर से इस तीसरी लहर को अलग करते हैं। बेटी राबाका वाकर ने इसका प्रारंभ किया है। हम ये मान सकते हैं कि इस काल में 90 के पश्चात जो नारीवाद है उसमें नारीवाद में तो दलित नारीवाद और एक अश्वेत नारीवाद, ये 2 समस्याएं और उभर के सामने आई। देखिए दलित और एक अश्वेत। देखिए द्वितीय चरण में नारीवाद जब यूरोप और अमेरिका में केंद्रित था तो उस समय वहां पे ये मांग उठी थी कि दलित जो महिलाएं, जो अश्वेत महिलाएं हैं, जो ब्लैक वुमेन्स हैं, उनकी समस्याएं हैं वो व्हाइट वुमेन्स से अलग हैं। तो वहां पे ये कंसेप्ट खड़ा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे तीसरी लहर में क्या हो रहा है, तीसरी लहर में जो दलित, अगर बात कर लूँ मैं डिप्रेस्ड जिसकी बात कर लूँ, दलित न केवल भारतीय संदर्भ में ये शब्द प्रयुक्त हुआ है बल्कि कुछ और सोसाइटी हैं, एशियन अफ्रीकन सोसाइटी हैं, उसमें भी इस तरह के जो वर्ग बने हुए हैं कि वहाँ पे महिलाएं हैं, उनके अधिकार हैं वो अन्य समुदायों से या अन्य वर्गों से, अन्य जातियों से कम है। तो यहाँ पे नारीवाद को हम ये मान सकते हैं कि जातियों में, वर्गों में, क्लासों में बांटा गया है। तो दलित और अश्वेत जो नारीवाद है उसकी चर्चा यहाँ पे तीसरे स्तर में व्यापक स्तर पे होती है। अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से एक प्रतियोगी परीक्षा के सवाल की बात कर लूँ तो दलित नारीवाद की जो प्रथम सिद्धांतकार है उसका नाम है शर्मिला रेगे। वो भी हमें नाम याद रखना है, शर्मिला रेगे।
शर्मिला रेगे। शर्मिला रेगे है, उसने दलित वोमेन्स हैं या दलित महिलाओं की जो के लिए अलग तरह के पैरामीटर्स की बात करी, अलग तरह की डिमांड्स करी। तो इसको हम बोलते हैं शर्मिला रेगे को दलित सिद्धांतकार या दलित नारीवादी, इसको हम मान सकते हैं। इस जो तृतीय लहर की जो प्रमुख बात है वो हमें याद रखनी है, वो रखनी है कि इसने क्या करा है, इसने नारीवाद का जो स्वरूप, नारीवादी जो विचार और आंदोलन का जो स्वरूप समग्र था, एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक ही स्वरूप था, इसको चुनौती प्रदान की। अर्थात समग्र नारीवाद के स्थान पर मैं कह सकता हूं समग्र नारीवाद। समग्र नारीवाद का मतलब है पूरी दुनिया के लिए नारीवाद है वो एक जैसा है, अर्थात पूरी दुनिया के लिए नारीवाद की परिभाषा, उनके लिए हक, मांग, आंदोलन एक जैसा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे समग्र नारीवाद को चुनौती दी गई और यहाँ पे स्थानीय नारीवाद की बात की गई। अर्थात अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय नारीवाद, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की रेसेज हैं, अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, अलग अलग तरह के धर्म हैं, जातियां हैं, अलग अलग तरह के आर्थिक विकल्प हैं, संसाधन हैं, सीमितताएं हैं, अलग अलग तरह की जलवायु है, क्लाइमेट है, इकोलॉजी है। तो उस दृष्टिकोण को ये ध्यान में रखते हैं और ये कहते हैं कि नारीवाद का जो स्वरूप है वो वैश्विक रूप से है, पूरी दुनिया के लिए एक ही परिभाषा है नारीवाद की, वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग प्रजातियों में नारियों की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग हैं, उनको हमें अलग दृष्टिकोण से समझना है, उनके अलग अलग तरह की डिमांड्स हमें करनी है। तो ये बात है तृतीय लहर की। तो मैं समझता हूँ कि नारीवादी जो आंदोलन है उसकी जो तीनों लहरें हैं जिनका विकास है वो आप ठीक से समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।